सभी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। अब हम करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। चल रहा था अपना जो है, पहले जितना कनेक्टिव टिश्यू मैं करवा चुका हूं उसका क्लासिफिकेशन ले रहा हूं। जितना कनेक्टिव टिश्यू मैं करवा चुका हूं उसका क्लासिफिकेशन ले रहा हूं। उसके बाद मैं लूंगा प्लाज्मा। ठीक है, तो देखो कनेक्टिव टिश्यू, थोड़े छोटे वर्ड्स ले रहा हूं ताकि पूरा क्लासिफिकेशन आ जाए, ज्यादा से ज्यादा क्लासिफिकेशन बोर्ड पे आ जाए। जो कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप के पढ़े थे हमने। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यही 3 कनेक्टिव टिश्यू पढ़े थे हमने, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज में पढ़ा था एल्वियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, लूज में हमने पढ़े थे एल्वियोलर और एडिपोज, यही दो पढ़े थे लूज में, वो तो नहीं पढ़े थे। डेंस में हमने पढ़ा था इरेगुलर एंड रेगुलर। रेगुलर में पढ़ा था व्हाइट फाइबर टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू। इसकी भी कोड और शीट पढ़ी थी, इसकी भी कोड और शीट पढ़ी थी। बताओ, यही पढ़ा था हमने। डेंस में 2 पढ़े थे, इरेगुलरली फाइबर पढ़े हो तो इरेगुलर, और रेगुलरली फाइबर हो तो रेगुलर। रेगुलर में व्हाइट फाइबर ज्यादा हो तो व्हाइट फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर ज्यादा हो तो येलो इलास्टिक टिश्यू। दोनों ही कोड और शीट के रूप में मिलते थे। लूज में फैट स्टोर होता है, एडिपोज ना होता है रेगुलर। सेल्फ डेंसली पैक है तो 2 टाइप के थे। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू फैट होता है, एडिपोज ना होता है रेगुलर। लूजली सेल अरेंज होंगी, डेंसली सेल अरेंज होगी। इसमें इरेगुलरली सेल अरेंज है तो इरेगुलर फाइबर है तो इरेगुलर वरना रेगुलर। व्हाइट फाइबर ज्यादा है तो व्हाइट फाइबर टिश्यू, येलो फाइबर ज्यादा है तो येलो इलास्टिक टिश्यू। कोड और शीट के रूप में दोनों मिलेंगे। हम लूज और डेंस की बात नहीं करेंगे, हम स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे जो स्पेशल टाइप का है। इसको मिटा दूं मैं ताकि स्पेस अवेलेबल रहे हमारे पास। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू अगर बहता है, फ्लो करता है, तो बोलेंगे वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू फ्लो करता है तो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। हार्ड है तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू हार्ड है तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, बहता है तो वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। और भी टाइप थी, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, पिगमेंटेड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को सीटी से दिखा रहा हूं मैं, म्यूकॉइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू करवा चुके हैं, डेंस करवा चुके हैं, इसमें रेटिकुलर भी करवा चुके हैं। पिगमेंटेड नहीं करवाया, म्यूकॉइड नहीं कराया, स्केलेटन में 1 करवा चुका हूं, बोन और कार्टिलेज।
रेटिकुलर करा चुका हूं, कार्टिलेज करा चुका हूं, पिगमेंटेड नहीं करवाया, म्यूकॉइड नहीं करवाया, बोन नहीं करवाई। बोन अगर करवा देता था उसका क्लासिफिकेशन नीचे लिख देता मैंने शुरुआत में बताया था कि क्लासिफिकेशन एंड में लूंगा मैं। जो कार्टिलेज के टाइप, व्हाइट फाइब्रो कार्टिलेज, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज और हैलाइन कार्टिलेज। बताओ, ये सारे करवा दिए मैंने। कार्टिलेज में सेल लेक्यूनिमी होगी, उस सेल में फाइबर से व्हाइट फाइबर ज्यादा तो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज, येलो फाइबर ज्यादा येलो कार्टिलेज। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू की टाइप थी व्हाइट फाइबर्स और येलो इलास्टिक, वो कनेक्टिव टिश्यू था, ये कार्टिलेज है। इसमें सेल केविटी में, उसमें सेल केविटी में नहीं होती थी। कार्टिलेज में व्हाइट फाइबर ज्यादा तो व्हाइट फाइबर, येलो फाइबर ज्यादा तो येलो इलास्टिक, कैल्शियम हो तो कैल्सिफाइड और हेलाइन, ये करवा चुका हूं। बोन मैंने अभी करवाई नहीं है। जो ये भी मिटा दे, थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाएगा बोर्ड पे, इसको मिटा दे। समझ गए ना, कार्टिलेज करवा रखी है मैंने भाई। मैं क्या कर रहा हूँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप मैंने करवा रखी है, डेंस की मैंने करवा रखी है, कार्टिलेज मैंने करवा रखा है। और इसमें ये 3 बचे हुए, जब ये हो जाएंगे ये भी याद हो जाएंगे तुम्हारे को नाम। जो ये लो, अब कौन सा कनेक्टिव टिश्यू बच गया ये बताओ। वस्कुलर बच गया। जो वस्कुलर में मैंने 2 टाइप का होता है, ब्लड लिम्फ। लिम्फ अभी नहीं करवाया मैंने, बाद में कराऊंगा। तो बच गए, सारी चीजें करवानी है। अभी हमारे को टाइम कम बच गया है, धीरे धीरे टाइम दिन बीतते जा रहे हैं और टाइम हमारे पास टॉपिक बहुत बचे हुए हैं। लिम्फ करवाना है। तो वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू फ्लो करता है, बहता है। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू रेड कलर का है, आरबीसी है, उसमें तो ब्लड है। और रेड कलर का नहीं है, आरबीसी नहीं है, तो लिम्फ है। ब्लड करवाना है मेरे को। ब्लड में क्या करवाना है, ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, जो प्लाज्मा और फोरम एलिमेंट। सॉलिड पार्ट या सेल। फोरम एलिमेंट में ये आ गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फोरम एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मैं प्लाज्मा कराऊंगा। जो ब्लड में से सेल निकाल दो, बाकी का प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा करवानी है आज मेरे को। जो ब्लड में से सेल निकाल दो, बाकी का प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा करनी है। सेल में करवा चुका हूं, आरबीसी करवा चुका हूं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी में ग्रेनुल होते हैं, दाने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तीनों में ग्रेनुल होते थे और न्यूक्लियस में एक से ज्यादा लोब होती थी। पॉलीमोर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते थे, हो चुके थे ये। एक ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के, जिसमें ग्रेनुल नहीं होते, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। एक ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। फिर
सेल, टी सेल। ये करवा चुका हूं सारा मैं, बस एक आउटलाइन सा बना रहा हूं। बुक के अंदर ये टेबल, ये क्लासिफिकेशन ले रखा है, कनेक्टेड टिश्यू क्लासिफिकेशन ले रखा है बुक में, इसलिए मैं भी करवा रहा हूं। जो बी सेल, टी सेल, टी सेल की टाइप हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, और मेमोरी टी सेल। ये सब कुछ मैं करा रखा हूं, वैसे लिखा है मैंने सारा, पहले मैं करवा चुका था ये। ठीक है, पहले 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट, 2 टाइप के हो गए ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बनने को ग्रेनुलोपोइसिस बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट बनने को ए ग्रेनुलोपोइसिस। इनके बनने को क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोपोइसिस। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बने, इन दोनों के बनने क्या बोलते हैं? ए ग्रेनुलोपोइसिस। ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी बने, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल तीनों बने तो ग्रेनुलोपोइसिस बोलते हैं। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट है, इनके बनने को बोलेंगे ए ग्रेनुलोपोइसिस। और इसमें जो लिम्फोसाइट, जो लिम्फ में मिलती है, 3 टाइप की, हेल्पर, किलर, सप्रेसर, मेमोरी, सारी मैं करवा चुका हूं, तो अब नहीं करवा रहा मुझे। तो ये क्लासिफिकेशन था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लाज्मा। पहले ब्लड के बारे में थोड़ी बेसिक बातें बताऊंगा ब्लड के बारे में, और फिर प्लाज्मा स्टार्ट करेंगे। रेडी? अब स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड्स इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। ब्लड की स्टडी को बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ब्लड की सेल को फॉर्म्ड एलिमेंट तो बोलते हैं, और भी बोलते हैं नाम। ब्लड सेल्स आर कॉल्ड हीमोसाइट और फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड की सेल को हीमोसाइट बोलते हैं, ब्लड का इनको फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। 45% होते हैं। और सेल को छोड़ के जो लिक्विड पार्ट है, इनके अलावा पार्ट ऑफ ब्लड अदर देन हीमोसाइट्स is called प्लाज्मा, जो 55% होता है। ब्लड में जो सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनको फॉर्म्ड एलिमेंट का, हीमोसाइट का, वो 45% है। और ब्लड का जो पार्ट हीमोसाइट या फॉर्म्ड एलिमेंट के अलावा बच गया, इसको प्लाज्मा का, और 55% प्लाज्मा है। प्लाज्मा में से ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, जो ब्लड क्लोटिंग में काम आती है, वो प्रोटीन हटा दो। प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स इज कॉल्ड सीरम। ब्लड माइनस हीमोसाइट is equal to प्लाज्मा। समझे?
ब्लड में से हीमोसाइट हटा दो, सेल हटा दो, ब्लड में से सेल हटा दो, माइनस कर दो ब्लड में से सेल, बचे हुए को प्लाज्मा बोलेंगे। प्लाज्मा में से जो ब्लड क्लोटिंग में काम आती है प्रोटीन, खून को जमने में हेल्प करती है प्रोटीन, उनको हटा दो, बाकी को सीरम बोलेंगे। प्लाज्मा या सीरम हल्के येलो कलर के होते हैं जो है, तो पेल येलो कलर के होते हैं जो है। हल्के येलो रंग के होते हैं प्लाज्मा और सीरम जो है। ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% सेल होती है। हीमोसाइट सेल अगर टूट जाए तो क्या बोलते हैं जो, हीमोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ हीमोसाइट। ब्लड के अंदर सेल जो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट टूट जाए तो हीमोलाइसिस बोलते हैं। चलो, हीमोलाइसिस ब्लड की सेल के टूटने को बोलते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड की सेल को काउंट करे, आरबीसी कितने हैं, डब्ल्यूबीसी कितने हैं, प्लेटलेट कितने हैं, हर लैब में मिल जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट। उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? जो इंस्ट्रूमेंट ब्लड सेल काउंट करे, इंस्ट्रूमेंट विच काउंट ब्लड सेल is named hemocytometer। हीमोसाइटोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो ब्लड की सेल को काउंट करता है, गिनती करता है, ब्लड की सेल को गिनती करता है, काउंट करता है। ब्लड सेल को काउंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है हीमोसाइटोमीटर। मीटर मतलब नापेगा, हीमो मतलब ब्लड, साइट मतलब सेल, ब्लड की सेल को काउंट करेगा हीमोसाइटोमीटर जो। ब्लड के बनने को क्या बोलते हैं? ब्लड फॉर्मेशन, हेमोपोइसिस। ब्लड बनना हेमोपोइसिस है। और ब्लड की सेल होती थी, एरिथ्रोसाइट बनना एरिथ्रोपोइसिस, ल्यूकोसाइट बनना ल्यूकोपोइसिस, थ्रोम्बोसाइट बनना थ्रोम्बोपोइसिस। ये आरबीसी बनने को बोलेंगे, ये डब्ल्यूबीसी बनने को बोलेंगे, प्लेटलेट के बनने को बोलेंगे। आरबीसी बनना एरिथ्रोपोइसिस, डब्ल्यूबीसी बनना ल्यूकोपोइसिस, प्लेटलेट बनना थ्रोम्बोपोइसिस, ब्लड बनना हेमोपोइसिस। ब्लड बर्थ से पहले कहां बनता था मैं करवा चुका हूं, जो बताया था। योग सैक में बनता है, स्प्लीन में बनता है, थाइमस में बनता है, प्लेसेंटा में बनता है, कई जगह बताया था ब्लड बनता है। बर्थ के बाद ब्लड कहां बनता है वो नहीं करवाया था मैंने। कौन कौन सी बोन में ब्लड बनता है? आफ्टर बर्थ जो आरबीसी यानी ब्लड की सेल है, ब्लड कुछ ब्लड, कुछ डब्ल्यूबीसी वगैरह बाहर भी बनते ब्लड के, जो मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं आरबीसी की। आफ्टर बर्थ आरबीसी आर फॉर्म इन स्कल, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्री, पेल्विस। ब्लड कहां बनता है बर्थ के बाद में? अब हमारे से ब्लड कहां बन रहा होगा? क्या तो स्कल में, इस हेड की बोन को स्कल बोलते हैं। रिब्स, पसलियां जो है, इनमें भी ब्लड बनता है। रिब्स जहां जुड़ती है उसको स्टर्नम बोलते हैं, स्टर्नम में भी ब्लड बनता है। वर्टिब्री, ये जिनसे रीढ़ की हड्डी बनी, इसमें भी ब्लड बनता है। इवन पेल्विस बोन जो हिप बोन है उसमें भी ब्लड बनता है। आरबीसी यहां बनता है।
इन सेलों में ब्लड में आरबीसी बनता है, ब्लड बनता है, आरबीसी बनता है इन सेल में। आरबीसी बनने को एरिथ्रोपोएसिस का, पोएसिस मतलब बनना, पोएसिस का मतलब क्या है, ये है पोएसिस मतलब बनना, फॉर्मेशन। हीमो का मतलब ब्लड, पोएसिस मतलब बनना, हीमो मतलब ब्लड बनना, एरिथ्रोसाइट बनना, एरिथ्रो मतलब एरिथ्रोसाइट या आरबीसी बनना, ल्यूकोसाइट बनना, ल्यूकोपोएसिस, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट बनना, थ्रोम्बोपोएसिस। इसके अलावा ब्लड की अगर बात करें, कितना टेम्परेचर होता है ब्लड का? ब्लड टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और 100.4 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर तो होता था 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फारेनहाइट। फारेनहाइट में बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट। बॉडी टेम्परेचर हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस है, इसी को हम बोलते हैं 98.6 फारेनहाइट। लेकिन ब्लड जो होता है उसका टेम्परेचर होता है, ब्लड का टेम्परेचर 1 डिग्री फालतू होता है, 38 या 100.4 फारेनहाइट। यानी ब्लड थोड़ा गर्म होता है हमारी बाकी की सेलों की बजाय। ब्लड पीएच ऑफ आर्टरी 7.4, हाँ 7.4। ब्लड पीएच ऑफ वेन स्लाइटली लेस। ब्लड का पीएच 7.4 होता है, थोड़ा सा अल्कलाइन होता है। 7 पीएच हो तो न्यूट्रल बोलते हैं। जो वीन से CO2 ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 से कार्बोनिक एसिड बनता है, एसिड से एसिडिटी बनती है, एसिडिटी बनेगी तो पीएच कम हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा कम होता है। वीन में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से एसिड बनता है, इसलिए पीएच कम हो जाता है। तो इसलिए आर्टरी का पीएच ज्यादा है, ज्यादा, और वीन का एसिडिक है, इसलिए थोड़ा सा पीएच, जितना एसिडिक होगा उतनी वैल्यू कम आ जाएगी। ब्लड का पीएच वीन का थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि एसिडिक है, जितना एसिडिक होगा उतना ही पीएच कम होता चला जाएगा। हमारी बॉडी में और कहां कहां कितना पीएच होता है वो लिस्ट बना रहा हूं मुझे। सीमेन का पीएच 7.3, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का पीएच, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड पीएच 7.3। इसके अलावा यूरिन पीएच 6, लाइसोसोम पीएच, क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेक्वाइड है वहां का पीएच, थैलेक्वाइड और क्लोरोप्लास्ट उसका पीएच 5। स्टमक पीएच 2, सलाइवा पीएच 6.7, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस above 8 pH। नॉर्मल सेल का पीएच 7। ये कुछ पीएच है।
ये कुछ पीएच वैल्यू है जो बायोलॉजी में जगह जगह पढ़ोगे, मैंने इकट्ठी ले ली। यहाँ पे अलग अलग जगह पढ़ना था, मैंने इकट्ठी ले ली। जो लगभग यही पीएच होते हैं और कई पीएच नहीं होते। सीमेन अल्कलाइन पीएच कहाँ का होगा? सीमेन का, ब्लड का और सेलुलर स्पाइनल फ्लूइड का लगभग अबो 7 है। एसिडिक पीएच, यूरिन भी एसिडिक है। लाइसोसोम ऑर्गेनेली जो होती है उसका भी पीएच 5 है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकॉइड का पीएच भी 5 है। स्टमक का पीएच तो कुछ सुना होगा, गैस्ट्रिक जूस का पीएच। सलाइवा का पीएच थोड़ा सा एसिडिक है, थोड़ा सा 7 से थोड़ा नीचे है। बाइल पेनिट्रेटिंग जूस, इंटेस्टाइनल जूस का पीएच अबव 8 है, थोड़ा एल्कलाइन है। तो एल्कलाइन थोड़ा नहीं, ज्यादा एल्कलाइन है। ये 3 फ्रूट से ज्यादा एल्कलाइन है इंटेस्टाइनल जूस ये जो है। और नॉर्मल जो पीएच होता है उसका कितना होता है? 7 होता है। सेल का नॉर्मल पीएच 7 होता है। तो ये था पीएच, बॉडी में कहां कहां पीएच कितना होता है, ये था जो। हमने हर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर देखे थे, लेकिन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर नहीं होते। नो फाइबर्स इन ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर नहीं है। और कौन कौन सी सेल है वो डिटेल में करवा चुका हूं। 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट, यही सेल मिलती है ब्लड में, और सेल नहीं मिलती ब्लड के अंदर। जो फिक्स सेल है 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट। लेकिन जिन सेलों में लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कितने टाइप के सेल फाइबर होते हैं, कितने टाइप की सेल होती है वो हमने देखा था। जो ये ब्लड है, जो ब्लड फ्लो करता है, बहता है, बहने वाला कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड। वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू फ्लो करने वाला, बहता है, फाइबर नहीं है। ब्लड में सेल बनती है बोन में, और सारी जो उसका पूरा प्लाज्मा लगभग लीवर बनाता है। ब्लड सेल्स आर फॉर्म इन बोन मैरो और लिम्फोइड ऑर्गन्स। बताया था ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, उनमें बोन डब्ल्यूबीसी बनते हैं। तो ब्लड की सेल कहां बनती है? बोन मैरो और लिम्फोइड ऑर्गन्स। लेकिन ब्लड का प्लाज्मा लगभग लीवर में बनता है। थोड़ी बहुत ब्लड की प्रोटीन्स, ब्लड की प्रोटीन्स जो होती है वो लिम्फोसाइट सेल बना देती है, जो एंटीबॉडी जो, वो सारी ब्लड की प्रोटीन्स लीवर बनाता है। All blood proteins are formed by liver except antibodies जो बनाई जाती है ये बनती है बी सेल से। एंटीबॉडी बी सेल से बनती है, और सारी बाकी की सेल जितनी भी प्रोटीन है सारी हम लिस्ट बनाऊंगा, वो सारी लीवर की बनाई हुई है। तो प्लाज्मा करे स्टार्ट। फिर जो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है वो एक एक करके लिस्ट बनाए। प्लाज्मा इसमें 90% वाटर है, 7 से 8% प्रोटीन है। तो वाटर के बारे में तो पढ़ेंगे नहीं, प्लाज्मा में कौन सा वाटर कितना क्या है क्या नहीं, इनकी प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इसके अलावा प्रोटीन में भी लास्ट में आऊंगा। पहले और चीज जो प्लाज्मा में होती है थोड़ी होती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन कौन सी होती है वो स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
प्लाज्मा में और क्या क्या होता है एक एक करके स्टार्ट करता हूं। प्लाज्मा में गैसेस होती है, जो इन दो के बारे में बात करूंगा। प्लाज्मा में गैसेस होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और CO2। याद करने की जरूरत है। अरे जो सांस ले रहे हो ये ऑक्सीजन प्लाज्मा ही तो, ब्लड के प्लाज्मा में ही तो होती हुई जाएगी वहां सेल के अंदर। तुम बोलोगे जी प्लाज्मा में कैसे जाएगी, आपने तो बताया था हीमोग्लोबिन, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ती है, वो 97 से 99% है। 1 से 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होती है, 1 से 3%। आरबीसी में 97 से 99%, ब्लड में 97 से 99% ऑक्सीजन आरबीसी के अंदर होती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई होती है। लेकिन 1 से 3% जो है ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। तो यानी प्लाज्मा में ऑक्सीजन होती है। तुम बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या चक्कर है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ज्यादा डिजोल्व होती है ऑक्सीजन की बजाय, जो 7%। 7% CO2 प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। सिर्फ 23% हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और 70% रिएक्शन हो जाती है और बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाती है। ब्लड में 7% CO2 प्लाज्मा में होती है, 23% हीमोग्लोबिन से जुड़ती है और 70% बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्ट होकर बाइकार्बोनेट में चेंज हो जाती है। तो कुल मिलाकर प्लाज्मा में। और नाइट्रोजन, सांस ले रहे हो तो नाइट्रोजन अंदर जा रही है। ये मैं सोचना सांस लेते तो ऑक्सीजन जाती है, CO2 बाहर आती है, ऐसा कुछ नहीं है। सांस लेते तो गैस अंदर जाती है, गैस बाहर आती है। गैस जो अंदर जाती है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, जो बाहर आती है उसमें CO2 ज्यादा है। लेकिन नाइट्रोजन तो है, वो बॉडी के अंदर रिएक्ट नहीं करती, जैसे जाती है वैसी वापस आ जाती है। इसका मतलब प्लाज्मा में ऑक्सीजन भी है, जो सांस ली है ऑक्सीजन गई है, CO2 भी है जो बॉडी में बनी है, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 जो बनी है वो बाहर आई है, और नाइट्रोजन भी प्लाज्मा में डिजोल्व होती है। ठीक है, ये गैस प्लाज्मा में होती है। प्लाज्मा का टॉपिक चल रहा है। ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट हटा दो, बचे को प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा में गैस ये होती है। अगला चलो, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट जैसे हिपेरिन, जो एक म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। हिपेरिन भी प्लाज्मा में होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट के अंदर नहीं होता है। प्लाज्मा में ही पड़ा होता है हिपेरिन, जो खून को जमने नहीं देता, ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। ये भी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीकोगुलेंट भी हो गया, गैस भी होगी। अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, 13 फैक्टर्स थे। ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर करवाई थी, मैंने लिस्ट बनवाई थी। वो सारे के सारे प्लाज्मा के थे, जो आरबीसी या डब्ल्यूसी प्लेटलेट में नहीं थे। जो याद होंगे 13 फिलहाल 3 बताया ना, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनती है, फिब्रिन बनता है, और 13 फैक्टर थे जो इन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जो तो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो है 13 फैक्टर होते हैं, प्लाज्मा में होते हैं। ब्लड प्लाज्मा में 13 फैक्टर होते हैं। और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, लगभग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लीवर बढ़ाता है। 13 फैक्टर प्रोड्यूस बाय लीवर। मेन तो प्रोटीन्स, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सी बताई मैंने? प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन। ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन भी काम आती थी, फिब्रिनोजन भी काम आती थी। तो बेटर ये होगा प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन के बारे में बात मैं प्रोटीन में करूंगा। प्रोटीन कराऊंगा ब्लड की, उसमें इनकी बारे में बात करूंगा। जो
प्रोथोमी फिब्रिनोजन के बारे में। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स। हार्मोन बताए थे ब्लड के फंक्शन में, एक जगह से दूसरी, एक एंडोक्राइन ग्लैंड से दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड में हार्मोन पहुंचता है, ब्लड से पहुंचता है, लेकिन वो प्लाज्मा से पहुंचता है, ना कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के थ्रू जितने भी हार्मोन होते हैं बॉडी के अंदर, जितने भी लिस्ट तुमने 10th में जितने भी हार्मोन पढ़े हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह प्लाज्मा के थ्रू जाते हैं जो। तो प्लाज्मा जो होते हैं उसमें हार्मोन भी पड़े होते हैं जो। मिनरल्स, मिनरल्स याद करने की जरूरत नहीं है। हमारे शरीर में जितनी भी मिनरल सारी प्लाज्मा में पड़ी हुई है। तुम बोलोगे कैसे? अरे मिनरल्स हमारा शरीर तो पैदा करता नहीं है, सारी मिनरल खाने के थ्रू आई है। बॉडी में जितनी भी मिनरल्स हैं सारी खाने के साथ आई है, और खाना खाने से सेल में कैसे पहुंची? ब्लड के थ्रू पहुंची। तो जितनी भी मिनरल्स है सबकी लिस्ट बना दो, वो सारी प्लाज्मा में ही तो प्रेजेंट है। खाने में जितनी भी मिनरल्स है वो प्लाज्मा ब्लड में जाएगी, प्लाज्मा में जाएगी, और फिर सेल में जाएगी। तो शरीर में जितनी भी मिनरल है सब ब्लड में पड़ी होती है, और ब्लड से सेल में जाती है। तो मिनरल्स के नाम बता दो जो। खाने में नमक खाते हो? सोडियम एनक्लोराइड। नमक को टेबल साल्ट बोलते हैं, टेबल पर रखा होता है, और नमक को NaCl बोलते हैं जो। तो NaCl खाने में डालते हो तो खाने से ब्लड में तो मिलेगा ही मिलेगा दोनों, सोडियम और क्लोरीन ब्लड में नहीं मिलेगा क्या? जब खाने में खाया है तो वो ब्लड के थ्रू ही तो सेल में जाएगा, जहां काम करेगा, फंक्शन जहां पे भी है सोडियम क्लोरीन का, वो ब्लड से सेल के अंदर एलिमेंट्री क्लास से ब्लड में ही तो जाएगा। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड दोनों क्या है? सोडियम क्लोराइड दोनों ये मिनरल्स हैं। नमक होता है, खाने में होती है, और ये प्लाज्मा में पड़ी होती है, प्लाज्मा से सेलों के पास जाती है। इसके अलावा पोटाशियम, पता है सोडियम और पोटाशियम एक पंप होता है, सोडियम पोटाशियम पंप, न्यूरॉन और मसल में होता है जो। इंपल्स कंडक्शन में काम आता है सोडियम पोटाशियम। मैं बोल रहा हूं तुम्हारे न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं जो, तुम सोच रहे हो, न्यूरॉन से सोच रहे हो, तो सोचते हैं तो इंपल्स बनते हैं जो। तो सोडियम पोटाशियम से इंपल्स कंडक्शन होता है जो, मैसेज जाते हैं ब्रेन की सेल फंक्शन करती है सोडियम पोटाशियम की हेल्प से जो। ब्रेन की सेल सोडियम पोटाशियम की हेल्प से फंक्शन करती है। तो सोडियम पोटाशियम, अगर सोडियम पोटाशियम की वजह से ब्रेन की सेल फंक्शन करेगी तो ब्रेन तक सोडियम पोटाशियम ब्लड ही तो लेके गया है। खाने में सोडियम पोटाशियम था, वो ब्लड में गया, ब्लड से न्यूरॉन्स के पास गए। तो मिनरल्स जितनी भी है सारी की लिस्ट बना दो, जितनी भी बॉडी में मिनरल्स है सारी प्लाज्मा में पड़ी होगी जो। सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गई, पोटाशियम हो गया, कैल्शियम। दूध पीते हो, दूध में कैल्शियम होता है, प्लाज्मा के थ्रू तो हड्डियों के पास जाएगा, बोन के पास जाएगा, बोन को मजबूत बनाएगा कैल्शियम, लेकिन फूड से ब्लड के थ्रू तो गया, प्लाज्मा के थ्रू तो गया। मैग्नीशियम, रेस्पिरेटरी एंजाइम को एक्टिवेट करता है मैग्नीशियम, हर सेल को मैग्नीशियम की जरूरत होती है। तो हमने खाने के साथ तो लिया मैग्नीशियम जो, तो खाना खाया उसमें मैग्नीशियम था, वो प्लाज्मा में गया और प्लाज्मा से सेल में गया। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। कई एंजाइम है जिनको, हीमोग्लोबिन ले लो, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन बनती है, तो हीमोग्लोबिन तो आयरन से बनती है। तो आयरन कहां से आया? प्लाज्मा के थ्रू लिया है हमने, खाने में लिया आयरन, फिर वो आरबीसी ने अंदर ले जाके बोन मैरो में हीमोग्लोबिन बन गया आयरन से जो। तो आयरन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि एनीमिया विटामिन की कमी से होता है, आयरन की कमी से भी हो जाता है जो। आयरन भी हो गया, कोबाल्ट, B12 विटामिन को साइनोकोबालामिन बोलते थे जो, उसमें B12 विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट या B12 विटामिन में कोबाल्ट है, और वो कोबाल्ट बाहर से आया है बॉडी के अंदर जो। तो कोबाल्ट भी, तो लगभग मिनरल्स जो पड़ी होती है सारी ब्लड में पड़ी होती है जो। जितनी भी मिनरल्स हम पढ़ते हैं सारी ब्लड में पड़ी होती है।
हड्डियों में तो फॉस्फोरस होता है, जो फॉस्फोरस या फॉस्फेट भी बोन में मिलता है, ये भी प्लाज्मा के थ्रू गया है जो। तो मिनरल्स भी होती हैं प्लाज्मा में जो। इसके अलावा और बताओ क्या क्या होता है, और क्या होता है प्लाज्मा में, क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा में विटामिन भी, फूड ले लें, फूड ले पहले, पहले वेस्ट मटेरियल लेते हैं। कौन कौन से वेस्ट मटेरियल प्लाज्मा में होते हैं? एक्सक्रीटरी मटेरियल्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, क्रेटिनिन, ये एक्सक्रीटरी मटेरियल है जो ब्लड में होते हैं। ब्लड में होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिन और क्रेटिनिन। यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिन और क्रेटिनिन सब ब्लड में होते हैं चारों। अमाउंट कितनी होती है? क्रेटिनिन की होती है 0.5 से 1.2% पर डेसीलीटर। 100 ml ब्लड को डेसीलीटर बोलते हैं जो। तो 0.8 से 1.2% होती है। और यूरिया होती है लगभग 17 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ब्लड। 100 ml ब्लड में यूरिया होती है 17 से 30 मिलीग्राम। क्रेटिनिन होता है 0.1 से 1.2%। जब भी ब्लड टेस्ट कराते हैं, कभी ब्लड टेस्ट किसी आदमी का देख लेना, ब्लड की टेस्ट हो, उसमें क्या मिलेगा? TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 5 से 10,000 होती है। उसमें कितनी है डिपेंड करेगा जो जिसने टेस्ट कराया। कम ज्यादा तो बीमार है, बीमारी कौन सी पता लग जाएगा। DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, कि RBC, WBC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल की इनकी परसेंटेज चेक करते हैं जो। इओसिनोफिल, बेसोफिल कि नॉर्मल कितनी होनी चाहिए और उसमें कितनी, तो बीमारी का पता लग जाएगा। ब्लड में यूरिया कितनी है, क्रेटिनिन कितनी है, ये सब कुछ भी टेस्ट करते हैं। अगर इससे, ये तो नॉर्मल है, अगर इनसे ज्यादा ब्लड में यूरिया, क्रेटिनिन, तो समझ लो किडनी खराब है। किडनी फेलियर, किडनी फेलियर में क्रेटिनिन की एंड यूरिया की, इनकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यूरिया और क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है। यूरिया की वैल्यू, क्रेटिनिन की वैल्यू बढ़ जाती है अगर किडनी फेल होगी। और ठीक करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करें? किडनी फेल हो गई है, ब्लड में यूरिया बढ़ने को यूरेनिया बोलते हैं। यूरेनिया मोर देन 40 मिलीग्राम यूरिया पर डेसीलीटर इज कॉल्ड यूरेनिया।